कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल एंजॉय विद नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस को करना सीखा। उसी कड़ी में आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आदेश, सलाह या प्रार्थना, आदेश, सलाह या प्रार्थना का भाव होता है। ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेश यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर के अलावा आदेश को हम कमांड भी कहते हैं। सलाह यानी कि एडवाइस और प्रार्थना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। तो ऐसा वाक्य जिसमें सलाह, आदेश या प्रार्थना का भाव पता चलता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू होते हैं। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से, लेट से या प्लीज, काइंडली से भी शुरू होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि कम हियर, यहां आओ, ये तो एक आदेश हो गया, यहां आओ। गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, ये भी एक आदेश हो गया। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, ये तो एक सलाह हो गया। कंसल्ट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिलो, या कोई बीमारी हो जाती है तो हम किसी को भी एडवाइस कर देते कि जाइए आप डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट ए डॉक्टर, गो टू ए डॉक्टर। तो इन सभी वाक्यों की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, इसलिए इन्हें पहचानना भी बहुत आसान होता है। डोंट, डोंट का मतलब है मत। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे मैंने कहा ओपन द गेट, गेट खोल दो, तो ये इस प्रकार का वाक्य हो गया, आदेश देना। मतलब मैं काम को करने के लिए कह रही हूँ ओपन द गेट, गेट खोलो। लेकिन जब मुझे कहना है गेट मत खोलो, डोंट ओपन द गेट, डोंट ओपन द गेट, तो इसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है डोंट से। डोंट का मतलब है मत, यानी हम सामने वाले को उस काम को करने के लिए मना करते हैं। डोंट क्लोज द डोर, दरवाजा बंद मत करो। डोंट कम इन द क्लास, क्लास में मत आओ। डोंट प्ले ऑन द रोड, बच्चों को हम कहते हैं ना डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। डोंट ड्राइव सो फास्ट, इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ। मत, डोंट का मतलब है मत। इसमें काम को ना करने के लिए कहा जाता है और इस प्रकार के सेंटेंस में काम को करने के लिए कहा जाता है। लेट, लेट का मतलब है दो। दो यानी कि जब हम किसी से किसी काम को करने के लिए हमें कहते हैं कि हमें ये काम करने दो, मुझे घर जाने दो, उसे क्लासरूम में आने दो, उसे कक्षा से बाहर जाने दो, तो हम किसी और को वो काम करने दे रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं। और प्लीज या काइंडली ये प्रार्थना के लिए ये यूज किए जाते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं प्लीज या काइंडली। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें इन चारों टाइप में से कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आता है, बहुत इजी होता है और इसे पहचानना भी इजी होता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल्स भी नहीं होते, केवल हमें यह याद रखना है कि भाव के अनुसार से टू का चेंज किस प्रकार से किया जाना है। से टू का चेंज, यदि आदेश का भाव हो, आदेश का भाव होने पर से टू का चेंज ऑर्डर्ड या कमांडेड में कर दिया जाता है। ऑर्डर्ड या कमांडेड में कर दिया जाता है। यदि हमें लगता है कि वाक्य में किसी को सलाह दी जा रही है, एडवाइस का भाव है, तो हम वहां पर एडवाइस कर देते हैं। से टू का चेंज हम एडवाइस में कर देते हैं। अब ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे है एडवाइस में सी और ये है एडवाइस में एस। एस होने का मतलब ये है एडवाइस, एडवाइस यानी कि ये क्रिया है,
सलाह देना, एडवाइस सलाह देना। और यहाँ पर एडवाइस सी है, एडवाइस यानी कि ये एक नाउन है, सलाह देना नहीं, सिर्फ सलाह, तो ये संज्ञा हो जाती है और ये एक क्रिया हो जाती है, सलाह देना, एडवाइस्ड, सलाह दिया। यदि हमारे सेंटेंस में प्रार्थना का भाव है या हमें वहां पे प्लीज या काइंडली मिल रहा है, तो हम प्लीज काइंडली को हटा करके और टेक टू का चेंज हम रिक्वेस्टेड में करते हैं, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की, निवेदन किया, इस प्रकार से। तो आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। The teacher said to the student, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, show me your book, show me your book, मुझे अपनी किताब दिखाओ। यहाँ पे कौन सा भाव है? टीचर छात्र से कह रहा है मुझे अपनी किताब दिखाओ, यानी कि यहाँ पे टीचर छात्र को आदेश दे रहा है। तो सेड टू का चेंज यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर या कमांडेड, ऑर्डर या कमांडेड। द टीचर ऑर्डर, सेड टू का चेंज हम कर रहे हैं ऑर्डर। द स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर करके हम कंफ्यूज होकर के गलती कर देते हैं, वो ये कि हम यहाँ कंजंक्शन के रूप में कई बार दैट लगा देते हैं। हमें यहाँ पे ये चीज नोटिस करनी होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, नेगेटिव सेंटेंस होने पर, या और भी दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर हमने, यदि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो हमने इफ या वेदर का प्रयोग किया कंजंक्शन के रूप में, और यदि वाक्य की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो रही थी तो हमने उसी WH वर्ड को अपने सेंटेंस का कंजंक्शन बनाया, उसी WH वर्ड को, क्योंकि WH वर्ड कंजंक्शन का भी काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किए जाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड फैमिली के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करना, बल्कि इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर केवल टू का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। तो ये सारे कॉमास को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू का प्रयोग केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में ही होता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर हर प्रकार के सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। और टू के बाद हमें पूरा वाक्य वैसे का वैसे ही उतार देना होता है। लेकिन यदि सेंटेंस में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज किया जाना चाहिए। इस वाक्य में टेंस चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मी भी प्रोनाउन है और योर भी प्रोनाउन है, हमें इन दोनों को बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, टीचर मैस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो हमें पता नहीं चल रहा कि वो फीमेल है या मेल है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे मेल फीमेल कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, और ही का चूंकि ये आई का ऑब्जेक्ट भी है तो मुझे ही का ऑब्जेक्ट हिम लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमारा जो प्रोनाउन चेंज करके हम लिखेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब द स्टूडेंट। स्टूडेंट में भी हमें नहीं पता कि वो जो छात्र है वो लड़का है या लड़की है, तो मैं इसे यहाँ पर एक लड़की मान के कर रही हूँ। योर जो है यू का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ से अगर मैं इसे लड़की मान करके शी मान के करती हूँ तो शी का पॉजेसिव होता है हर, हर बुक,
तो हमारा सेंटेंस हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू शो हिम, सॉरी मैंने यहाँ शो नहीं लिखा है, टू शो हिम हर बुक। और सभी प्रकार के जो भी चिन्ह हैं ये हम हटा देते हैं। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस, एक जो ये एग्जाम्पल ये समझ में आया होगा। चलिए हम एक और उदाहरण दोबारा इसे समझ लेते हैं। माय मदर said to me, work hard। मेरी माताजी ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करना, जैसे कि हमारे सभी सीनियर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, ये हमें अक्सर सिखाते हैं कि आप मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो। हमें सभी सलाह देते हैं सफल होने के लिए जीवन में कठोर परिश्रम करना चाहिए, तभी परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो ये एक सलाह है। यहाँ पे माता आदेश नहीं दे रही है बल्कि वो सलाह दे रही है कठोर परिश्रम करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ये भी, और फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ये भी। तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे से टू का चेंज ऑर्डर्ड में किया। क्योंकि यहाँ पे आदेश नहीं है बल्कि ये एक एडवाइस दी जा रही है, कठोर परिश्रम करने की सलाह दी जा रही है, तो इसलिए हम से टू का चेंज यहाँ पे करते हैं एडवाइस्ड में। तो इसका हो जाएगा माय मदर एडवाइज्ड। क्योंकि ये क्रिया है इसलिए यहाँ पे एडवाइस में एस लिखा गया है। एडवाइज्ड सलाह दिया, एडवाइज्ड मी कंजक्शन के रूप में हम यहाँ पे टू लगाते हैं। वर्क हार्ड, इस सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन नहीं है, पूरा वाक्य वैसे का वैसे लिख दिया है। The principal said to the students, come on time। समय पर आओ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा स्टूडेंट्स को आदेश दिया जा रहा है समय पर आओ। तो इसमें आदेश का भाव है। The principal ऑर्डर या कमांडेड लिख सकते हैं। सेड टू की जगह पे हमने ऑर्डर या कमांडेड में से कोई भी एक वर्ड ले लिया। मैंने यहाँ पे कमांडेड लिखा है। द स्टूडेंट कनेक्टिव के रूप में टू कम ऑन टाइम। प्रिंसिपल ने छात्रों को समय पर आने का आदेश दिया। इस प्रकार से ये वाक्य हो गया। आइए अब हम दूसरे प्रकार के वाक्य जो डोंट से शुरू होते हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। The teacher said to the student, don't make a noise। don't make a noise, don't यानी मत, और make a noise शोर करना, शोर मत करो। यानी कि यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को आदेश दे रहा है, वो काम करने के लिए नहीं बल्कि वो काम ना करने के लिए। तो इस प्रकार के वाक्यों में हमें कंजक्शन के रूप में नॉट टू लगाना होता है। नॉट टू, ये हमें याद रखना होगा। और फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्योंकि यहाँ पे हमें से की सेकंड फॉर्म दी गई है, से की सेकंड फॉर्म है से, तो इसीलिए हमें फॉरबिड जिसका मतलब है मना करना, इसकी सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पे लिखनी होती है फोरबैड। फोरबैड, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म है सेड, इसलिए हम लिखते हैं से टू का चेंज करते समय फोरबिड का सेकंड फॉर्म फोरबिड। और फोरबिड के साथ में हमें केवल कंजंक्शन टू लगाना होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर हम फोरबिड में लगाना चाहते हैं और हम इस सेंटेंस को ऑर्डर्ड से बनाते हैं तो ऑर्डर्ड के साथ में हमें नॉट टू
यदि हम हमारे सेंटेंस को ऑर्डर से ना बनाते हुए फॉरवर्ड से बना रहे हैं तो फॉरवर्ड तो खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसका खुद ही मतलब होता है मना करना, तो इसमें नोट की कोई जरूरत नहीं होती, केवल हमें यहाँ पे कंजक्शन टू लगाना है और ये चीज हमें याद रखनी है। तो हम इस सेंटेंस को चाहे तो फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं या ऑर्डर से भी बना सकते हैं, हम इसे दोनों तरह से बनाएंगे। तो हमारा आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्ड सेड टू, यानी कि यहाँ पे आदेश का भाव है इसलिए हम लिख रहे हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। कंजक्शन के रूप में हम लिखेंगे नॉट टू, इस डोंट को हमें यहाँ से हटाना है और जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है उसे एज टू एज कॉपी करना है। नॉट टू मेक ए नॉइज, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज। टीचर ने छात्र को आदेश दिया शोर न करने के लिए, शोर न करने के लिए आदेश दिया। अब हम इसी प्रकार से दूसरे तरह से भी इसे सीख रहे थे। द टीचर forbade, the teacher forbade the student to make a noise. टीचर ने छात्र को शोर करने से मना किया, forbade यानी मना किया। तो ये दोनों वाक्य आप बना सकते हैं इस तरीके से, ऑर्डर के साथ में नॉट टू है और फॉरवर्ड के साथ में केवल टू है, दोनों ही वाक्य सही है। इसके अलावा हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट रन सो फास्ट, डोंट रन सो फास्ट। माता ने बच्चे से कहा इतना तेज मत दौड़ो, तो यहाँ पे माता अपने बच्चे को सलाह दे रही है भाई इतना तेज वो दौड़ेगा तो शायद वो गिर भी सकता है, उसे चोट लग सकती है, तो यहाँ पे माता उसे मना कर रही है। एक तरह से ये माता का आदेश भी हो सकता है कि तेज मत दौड़ो, डांट की भी कह सकती है, या फिर वो सलाह के रूप में भी, तो जो आपको महसूस होता है कि आपको लग रहा है इसमें सलाह है तो आप एडवाइस लिख दीजिए। आपको लगता है कि इसमें माता बच्चे को आदेश दे रही है तो आप इसमें ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कमांड भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे द मदर फॉरवर्ड, सेड टू का चेंज में फॉरवर्ड में कर रही हूँ, फॉरवर्ड द चाइल्ड टू रन सो फास्ट। और ये डोंट का हमने रिमूवल कर दिया है, डोंट को हमने हटा दिया है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। He said to me, let me come in, let me come in, मुझे अंदर आने दो। तो ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अंदर आने दो। यहाँ पे प्लीज या काइंडली ना होते हुए भी हमें यहाँ पे हल्का सा एक रिक्वेस्ट का भाव नजर आता है। He requested me, he requested me, और इसमें कंजक्शन के रूप में टू, let, to let, me फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही। अब चूंकि मी यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट होता है तो इसलिए मैं यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट लिखूंगी। let him come in, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उसे अंदर आने दिया जाए, मैं उसे अंदर आने दूँ। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाता है। रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में
प्लीज या काइंडली भी आता है। तो इस प्रकार जब प्लीज या काइंडली जो वर्ड होता है उसे हमें रिमूव करना होता है और उसे हटा करके सेड टू का चेंज रिक्वेस्टेड में कर दिया जाता है और बाकी सेंटेंस टू कंजक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं प्लीज या काइंडली, प्लीज कृपया या काइंडली कृपया। द स्टूडेंट said to the principal, kindly grant me leave, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है और रिक्वेस्ट के लिए ये जो काइंडली या प्लीज वर्ड है इसे हमें हटा देना होता है। तो हमारा आंसर होगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। जब यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट हो, तो हम यहाँ पे प्लीडेड या बेग्ड का भी यूज करते हैं क्योंकि वो भी रिक्वेस्ट करने वाले ही शब्द हैं। पर रिक्वेस्टेड चूंकि हम बार बार यूज करते हैं, हमें इजीली याद रहता है, तो एग्जाम में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक हो जाता है। तो रिक्वेस्टेड आसान सा शब्द है, हमेशा याद रहता है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट। ये प्लीज या काइंडली वर्ड को हमने हटा दिया। ग्रांट, मी एक प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट है। अब आई के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि ही या शी, हम उसे ही या शी दोनों में से कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही ले रही हूँ और ही का ऑब्जेक्ट हिम, लीव। छात्र ने प्रिंसिपल से उसे छुट्टी देने की रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। इसके अलावा जैसे कि द माउस said to the lion, the mouse said to the lion, please let me go, please let me go। चूहे ने शेर से कहा कृपया मुझे जाने दो। तो यहाँ पे चूहे ने शेर से रिक्वेस्ट की, द माउस requested the lion to let। ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है माउस के अनुसार। माउस एक एनिमल है, इसलिए हम यहाँ पे ही और शी ना लिख करके हम यहाँ पे इट लिखते हैं क्योंकि एनिमल्स के लिए जो सब्जेक्ट है वो इट यूज किया जाता है। और चूंकि आई का ऑब्जेक्ट मी है तो इट का ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। इट का ऑब्जेक्ट मी, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। लेट इट गो, ये हो गया हमारा आंसर। द माउस रिक्वेस्टेड द लायन टू लेट इट गो। एक और एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। My friend said to me, please help me। My friend requested मी, प्लीज को हमें हटाना है। कंजक्शन टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टू हैव। मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के माय फ्रेंड ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको ही लिख रही हूँ। ही का ऑब्जेक्ट हिम, हेल्प हिम। ये चीज याद रखनी है, जो टू कंजक्शन होता है इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। उसके पहले अगर प्लीज या काइंडली वर्ड है वो हटा देंगे, इसके पहले अगर डोंट शब्द है तो उसे हम हटा देंगे। वहां पे हमेशा टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी होनी चाहिए
इस प्रकार से हमारे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। ये बहुत आसान होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हर चीज़ की भी जरूरी है। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से सारे रूल्स भी याद हो जाते हैं और वो चीज़ दिमाग में बैठने लग जाती है, एग्जाम में आसानी से याद रह जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज हमने जो कुछ भी पढ़ा यहाँ पे सीखा समझ में आया होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।